नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन शरीर डीके में। और आज हम देखने वाले हैं टेट एग्जाम की दृष्टि से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले टेट एग्जाम की तैयारी में। और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना स्कोर यहाँ पर इन 30 प्रश्न से आप करते हैं। तो आइए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं यहाँ पर आज के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने यह दावा किया कि सभी में भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ये कथन यहाँ पर देने वाले कौन थे या किनका ऐसा दावा था? तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने हैं। B.F. स्किनर, अल्बर्ट बैंड्यूरा, नॉम चॉम्स्की या फिर E.C. टॉलमैन। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर जो होगा वो इस प्रश्न के लिए होगा नॉम चॉम्स्की। तो नॉम चॉम्स्की ने यहाँ पर ये कथन दिया था, ये दावा किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बाधित नहीं करने को पूछ रहा है। तो यहाँ पर विकल्प कुछ इस प्रकार हैं: निर्धारण, अंतर्दृष्टि, मानसिक प्रारूपता या फिर मोर्चाबंदी। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा होगा अंतर्दृष्टि। तो देखिए अंतर्दृष्टि जो होती है वो क्या होती है कि अंतर्दृष्टि के द्वारा हम समस्या समाधान को हल करते हैं। हमारे सामने कोई भी समस्या होती है उसका समाधान हम हमारी सूझबूझ के द्वारा, हमारी अंतर्दृष्टि के द्वारा से करते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए, अंतर्दृष्टि को समझाने के लिए कोहलर के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो भी प्रतिपादित किया गया है, जिसे कोहलर का सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं या कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। यहाँ पर यह विद्यार्थी रिक्त स्थान रूप से अभिप्रेरित है। तो यहाँ पर है व्यक्तित्व, अनुभविक या फिर आंतरिक या फिर डी है बाह्य। तो देखिए विद्यार्थी को खुद को ये समझ है यहाँ पर कि यदि मैं कठिन परिश्रम करूंगा तो निश्चित रूप से मैं उत्तीर्ण होऊंगा और मुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी जो है वो स्वप्रेरित यानी कि खुद ही आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह कठिन परिश्रम कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विकल्प सी होगा इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकार करने की तत्परता या फिर बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। सी है यहाँ पर चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति या फिर हम कह सकते हैं असफलता से बचे रहने की प्रवृत्ति। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है वो हमें चुनौतीपूर्ण कार्य में डटे रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है और विकल्प सी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है। तो देखिए उस सोपान की यदि हम बात करें, उस अवस्था की यदि बात करें जहाँ पर छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़काल में या फिर हम कह सकते हैं किशोरावस्था में। तो देखिए सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से संवेगों से जब वो घिरा होता है तो वो अवस्था वहाँ पर होती है किशोर अवस्था। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में किस शब्द की कड़ी आलोचना की है? आत्मा, मन, मस्तिष्क या फिर चेतना। तो देखिए मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में जिस शब्द की आलोचना की है वो शब्द यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है चेतना। तो चेतना की उन्होंने यहाँ पर आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आता है इसी कड़ी में, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या फिर कहें तो ये सभी। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से तो जो बालक होता है यानी कि बाल मनोविज्ञान जिसे भी हम कहते हैं,
तो वहाँ पर बालक का स्थान प्रमुख होता है। पर बालक के स्थान के साथ साथ जो सीखने सिखाने की विधियाँ हैं, प्रक्रियाएँ हैं और सिखाने वाले होते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व के रूप में शामिल होंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये सभी इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का क्या आधार है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन, बुद्धि और चिंतन और कल्पना। तो यहाँ पर कहेंगे कि थार्नडाइक के जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार है वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है चिंतन और कल्पना। और बाकी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग वर्गीकरण का आधार अलग अलग चीज़ों को बनाया है और इन्होंने चिंतन और कल्पना को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार बनाया है। आगे देखें तो यहाँ पर निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो देखिए, निम्न में से कौन यहाँ पर अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद है, क्रियाशीलतावाद है, व्यवहारवाद है, सृजनशीलतावाद है। तो देखिए, सृजनशीलतावाद जो होता है ये यहाँ पर अधिगमकर्ता यानी कि सीखने वाले को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, सृजनशीलवाद। तो विकल्प डी होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विचारक के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है? तो यहाँ पर उस विचारक को हमें देखना है, फ्रोबेल है, पेस्टोलॉजी है, थार्नडाइक है या फिर है प्लेटो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है। ये विचार जो था ये था पेस्टोलॉजी का। ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें यहाँ पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, यह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है या फिर इनका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, और डी है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो देखिए, मनोविज्ञान को सबसे के अर्थ को जो सबसे सही ढंग से यहाँ पर प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है, वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। मनोविज्ञान का अर्थ यहाँ पर इस वाक्य से सही ढंग से हमें प्रकट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने का संबंध का उदाहरण है। तो यहाँ पर है प्राचीन अनुबंध का या फिर क्रिया प्रसूत का, प्रयास व त्रुटि का, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर बच्चा जो है वो पूर्व के अनुभव के आधार पर यहाँ पर डॉक्टर से भयभीत हो रहा है। तो बच्चे का उस डॉक्टर के साथ में अनुबंधन है, यानी कि प्राचीन अनुबंध हो चुका है, उसी वजह से बच्चा यहाँ पर भयभीत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें यहाँ पर सही उत्तर। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो देखिए, एक सशक्त विद्यालय यहाँ पर अनुशासित स्वभाव को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या फिर डी है स्मृति को। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सशक्त विद्यालय जो होगा वो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता जो होगी या अभिवृत्ति जो होगी उसको प्रोत्साहन देगा, तो जिससे छात्र जो हैं वो अपने सीखने के लक्ष्यों को अधिक सुचारू रूप से प्राप्त करने में सहायता करने के साथ साथ दूसरों की तुलना में बेहतर पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो बी विकल्प यहाँ पर होगा इसमें उत्तर। मैं अपनी चाबियाँ मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था, अब मैंने चाबियाँ रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियाँ लेने खूंटी के पास जाता हूँ। एक उक्त उदाहरण है अनुबंधन, प्रयत्न, भूल, लापरवाही या फिर अभिप्रेरणा। तो बिल्कुल यहाँ पर यदि हम देखें तो ये भी अनुबंधन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें उत्तर। आगे देखिए, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उसमें चेतन के जो 3 स्तर हैं ये कौन सा सिद्धांत हमें बताता है? और यहाँ पर बात करें गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो देखिए, मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है वही ये बात करता है कि जो मानव मस्तिष्क है वो एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है
जिसका 90% हिस्सा जो है वो दबा रहता है या छुपा रहता है, केवल 10% हिस्सा है उसमें बाहर नज़र आता है। और जो छिपा हुआ होता है उससे हम कहते हैं अचेतन, और उसमें जो 3 स्तर जो बताए गए हैं वो यहाँ पर होते हैं ईद, ईगो और सुपर ईगो। चलिए, और ये जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये देने वाले जो हैं ये हैं सिगमंड फ्रायड। आगे देखिए, अधिगम को कहते हैं तो अधिगम को हम क्या कहते हैं? प्रवास, सीखना, ज्ञान, सतर्कता। तो अधिगम का मतलब जो होता है वो सीखना भी होता है। आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें। आपके विचार से शिक्षा में हो रहे हास को रोकने के लिए आवश्यक है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो शिक्षा में हास हो रहा है उसके लिए क्या आवश्यक यहाँ पर रहेगा? तो विद्यालय में पुलिस की व्यवस्था की जाए, विद्यालय में खेल की समुचित व्यवस्था की जाए, सी है छात्र छात्राओं में गृह कार्य के प्रति अभिभावक की जागरूकता, या फिर डी है अध्यापकों के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण। तो देखिए, हास को रोकने के लिए हम यहाँ पर अध्यापकों के द्वारा नियमित कक्षा शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। आगे देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन रिक्त स्थान काल है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्रारंभिक बचपन जो होता है काफ़ी महत्वपूर्ण काल होता है, इसे हम अति संवेदनशील भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा उत्तर जो है विकल्प नंबर सी, अति संवेदनशील काल है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रिक्त स्थान पर बल देता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका प्रश्न है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन बोर्ड परीक्षा की अनावश्यकता पर, बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सी है सीखने को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, इस पर बल देना, या फिर सी डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो सीखने को किस प्रकार से अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और सुधारा जाए, इस बात पर ध्यान देना, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन बल देता है। आगे देखिए, पाठ्य में नैतिक शिक्षा को शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है, और बी है इसका कोई लाभ नहीं, या छात्रों पर एक बोझ मात्र है, डी है नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों के द्वारा नहीं दी जा सकती। तो देखिए, यदि हम बात करें नैतिक शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों में या पाठ्य में शामिल करने के लिए, तो निश्चित रूप से छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें सही उत्तर। आगे देखिए, मनोवृत्ति का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ पर मनोवृत्ति का वैशिष्ट्य क्या है? मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, स्थायित्व होता है, व्यवहार की दिशा प्रदान करती है, या फिर यहाँ पर कहें सभी। तो मनोवृत्ति जो होती है इसका वैशिष्ट्य है होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए आगे देखें, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका यहाँ पर गलत होगा? बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, सी है उसके प्रयोगों के समर्थन, डी है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए, यहाँ पर भाषा विकास में सहयोग करने का जो तरीका गलत होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। ये बच्चों के भाषा विकास में सहयोग करने का गलत तरीका है। आगे देखिए, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन रिक्त स्थान ने किया था। एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर या फिर है वाटसन। तो यहाँ पर विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए, एरिक्सन ने। चलिए आगे देखें, शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, सी है माता की स्थिति में होता है, और डी है ये सभी। तो देखिए, एक शिक्षक जो होता है वो छात्र के लिए निश्चित रूप से एक मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। ऑप्शन बी होगा इसमें सही उत्तर। आगे बढ़े, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, सी है समय का सदुपयोग, और डी है ये सभी। तो बिल्कुल यहाँ पर शिक्षक अपने छात्रों में इन सभी गुणों को भी सिखा सकता है। ज्ञान के अलावा, पुस्तक के अलावा ये व्यवहारिक गुण भी बच्चों में सिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारण है? तो यहाँ पर
सामाजिकरण के प्रमुख कारण की बात करें, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो देखिए, हम समाजीकरण की बात करें तो सबसे पहले समाजीकरण जो होता है वो परिवार से ही प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर समाजीकरण का एक प्रमुख कारण हमें देखना है, तो हम यहाँ पर महत्व देंगे परिवार को। राजनीतिक दल जो होते हैं वो तो बाद में आते हैं, क्योंकि जब बच्चा वयस्क होता है तभी वो राजनीतिक दलों के संपर्क में आता है। सबसे पहले वो अपने संपर्क में आता है तो परिवार के, तो परिवार यहाँ पर हमारा मुख्य उत्तर होगा। आगे देखें, एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते ही वह रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार बालक की आयु क्या होगी? तो देखिए, बालकों के अंदर हम ये जो गुण है, ये जो लक्षण है, ये हम कब देखते हैं? तो ये छोटी उम्र के जब बच्चे होते हैं तब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। लगभग 1 वर्ष की आयु के अंदर अंदर ये बातें हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर, 10 माह। बालकों में संस्कार का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बालकों में संस्कारों का प्रारंभ जो होता है विद्यालय, परिवार, सिनेमा घर, खेल के मैदान। तो निश्चित रूप से परिवार से ही बच्चों को संस्कार जो होते हैं वो मिलते हैं और वहीं से उनका प्रारंभ होता है। आगे देखें, तो विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्प प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर हम विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के अंदर रचनात्मक जो क्षमता है वो कैसी है। तो उसे जानने के लिए यहाँ पर हम कौन सा उपागम नहीं अपना सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुविकल्पी प्रश्न, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से हम उनके जो रचनात्मक निर्धारक हैं उनको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न में सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य और या सत्य असत्य के रूप में उत्तर होता है। वहाँ पर बच्चों के रचनात्मक गुण उसमें नहीं देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वार्तालाप कौशल को देखें तो इसमें निश्चित रूप से आपको बच्चों के अंदर क्या रचनात्मक गुण है वो उनके बातचीत या वार्तालाप से भी नज़र आते हैं। परियोजना के माध्यम से, मौखिक प्रश्न करेंगे तो उनके माध्यम से भी। तो यहाँ पर बी होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न आता है, समाजीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो देखिए, समाजीकरण की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या फिर इन सभी से। तो देखिए, जब छोटे बच्चे की बात आती है तो छोटे बच्चे परिवार से सीखते हैं, पर वयस्क भी सीखते हैं। तो वयस्क कहाँ से सीखते हैं? तो साथियों से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, परिवार से भी सीखते हैं। तो यहाँ पर इनमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाता है इन सभी से। तो यहाँ पर बच्चों और वयस्कों के सभी की बात इसमें की गई है। तो सभी से यहाँ पर समाजीकरण का गुण सभी सीखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आज के जो हमारे प्रश्न थे ये 30 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। और यहाँ पर प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।